विधान जरूर दिया गया है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, क्विक रिएक्शन सबके ले लेंगे। शिवम चावड़ा बीजेपी के प्रवक्ता, विजय कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़े, रविंद्र गुप्ता जी बैंकर हैं और रचित हमारे साथ चर्चा के दौरान जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ योगेंद्र कपूर जी हैं, वो जुड़े हुए हैं और हमारे साथ गौरव अग्रवाल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले क्विक रिएक्शन 30 सेकंड के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशंस। गौरव अग्रवाल, बिगनिंग विद यू। सबसे बड़े टैक्स प्रपोजल और गेम चेंजिंग आपको लगता है न्यू इंडिया के लिए जो प्रावधान किए गए हैं इस बजट प्रपोजल में? मेरे को लगता है जैसा हम सोच रहे थे उस तरह का अभी कुछ बहुत ज्यादा आया नहीं सरकार की तरफ से, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर जोर दे रही है। सरकार ने ये कहा कि हम पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, बट जहाँ तक आम टैक्स पेयर का सवाल है, मेरे को नहीं लगता कि इस बजट में उसको बहुत कुछ मिल पाएगा। हालांकि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कि अगर वो 45 लाख तक का घर खरीदते हैं तो उनको 1.5 लाख की एडिशनल रिडक्शन मिलेगी, तो वो एक अच्छा कदम है। परंतु मेरे को लगता है कि सरकार ने बहुत कुछ नॉर्मल टैक्स पेयर को दिया है, आम इंसान को कुछ नहीं दिया। शिवम चावड़ा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार पुराने स्लैब मेंटेन करे गए हैं और कहना कि जैसे भी हाउसिंग लोन की बात की गई उसके अंदर में 45 लाख तक की, जैसे भी गौरव जी ने कहा, वो वाला प्रावधान है। निश्चित रूप से देखिए सरकार की मंशा बहुत क्लियर है, कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी काम किया जा रहा है। स्फूर्ति जैसी योजना को लागू किया जाएगा, मुझे लगता है कि जो गाँव के अंदर में आर्टिसन हैं, जो छोटे स्कल्पचर्स हैं, जो वहाँ के जो जिसे कहते हैं हम कि छोटे छोटे कारीगर हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको काम मिल सके और उनको देश से और शहरों से जोड़ा जा सके, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव मुझे लगता है अप्रोच, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 70,000 करोड़ का आपको लगता है मिडिल क्लास का धन्यवाद जरूर किया नेशन बिल्डिंग के लिए, टैक्स अदायगी के लिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ ज्यादा दिया नहीं है। ये बात ठीक है, लेकिन मैं अदायगी के लिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ ज्यादा दिया नहीं है। ये बात ठीक है, लेकिन मैं इस बजट को फिर भी एक रिफॉर्मिस्ट बजट बोलूंगा। वो इसलिए कि जो उन्होंने 250 से 400 करोड़ की जो टर्नओवर की लिमिट पे 25% टैक्स की है फॉर कॉर्पोरेट्स, इसका अगर हम ये देखें कि ओवरऑल बेनिफिट जो है पूरी इकोनॉमी का होगा। वो कैसे होगा कि अगर एक कॉर्पोरेट जो है अगर वो अपने एंड पे एक सेविंग्स करता है फंड्स में बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड टैक्स, तो उसका फायदा उसे क्या है कि वो अपने ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो है और फर्दर जो एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ को वो इंक्रीज करेगा, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है। 250 करोड़ से वो जो लिमिट है वो बढ़ाकर 400 करोड़ दे दी गई है, 25% स्लैब, और कॉर्पोरेट इंडिया ये मांग कर रहा था और इससे 99% से ज्यादा जो कंपनीज हैं देश की, उनको फायदा पहुंचेगा। रविंद्र गुप्ता जी, आपको क्या लगता है इस बजट के अंदर गेम? इस बजट के अंदर जो है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उसके ऊपर जीएसटी 5% कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो महिलाओं को है जनधन खातों के अंदर 5,000 रुपए उनके खातों के अंदर डाले जाएंगे, और उसी प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको भी 1 लाख तक का जो लोन उसमें दिया जाएगा, मुद्रा का लोन जो है महिलाओं के लिए काफी चीजें इसके अंदर आई है। और अमीरों के ऊपर जो सरचार्ज था और जो टैक्स का रेट है उसको बढ़ा दिया गया, जो 30% था वो 33% और 37% तक चला गया, ना कि सरचार्ज बढ़ा, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। और ये देखिएगा कि हाउसिंग को जो बढ़ावा दिया गया है कि 2 लाख से 3.5 लाख कर दिया, 45 लाख रुपए की राशि ओवरऑल पीरियड ऑफ 15 ईयर्स माना जा रहा है कि 7 लाख का फायदा है। निर्मला सीतारमण जी ने बोला, पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा कि मेरे को इसी साल के अंदर कोई फायदा हो जाएगा। वो केवल एक, मैं अगर हाउसिंग के अंदर जाऊंगा मेरा आपको लगता है कि नोशनल फायदा है, उसको होने में ही टाइम लगता है। ठीक है, विजय कौशिक जी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हुए इस बजट से या कुछ करने? नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और ये किसी विश्व गुरु का बजट नहीं है, मुझे लगता है ये विनाश गुरु का बजट है। इनका लक्ष्य जो है अभी से पहले $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का इनका लक्ष्य है, और इसके लिए देश की जनता के खून को निचोड़कर पी जाना चाहते हैं। एक ऐसा अनबैलेंस सिस्टम इस देश में तैयार कर रहे हैं जिसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। आप देखिए कि निचले स्तर पर लोगों के पास रोजगार इस्तेमाल नहीं। आप मुझे ये बताइए कि क्या 2 चीजें चाहते थे जो आपको मिली नहीं? विजय कौशिक, मुझे ये बताइए, जब विपक्ष में थे एफडीआई का विरोध करते थे, 49% एफडीआई का भी विरोध करते थे। अब बीमा सेक्टर में भी 100% विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। आज हम मीडिया में भी ये विदेशी मीडिया को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकारी कंपनियों को बेच देंगे, सब कुछ बेचने के लिए तैयार है। रेलवे स्टेशनों का निजीकरण कर दिया, आज देखिए लाल किला भी निजी हाथों में दे दिया। ये सब कुछ निजी हाथों में दे देंगे। मुझे ये बताइए, चुनाव से पहले अंतरिम बजट में जो लोक लुभावन घोषणाएं की गई थी कहां चली गई? आज जमीनी स्तर पर कोई काम पिछले 5 साल में हुए नहीं, और अब फिर वही जुमलेबाजी का दौर। मुझे ये बताइए कि भाई
आज ये पूरे देश में कहते हैं कि डिजिटल लेन देन ये वो, कितनी ठगी आज देश भर में चल रही है। अरे उस पर ऐसे कितना रोक जनरल लगा रही है स्टेटमेंट्स सरकार। नहीं। विजय कौशिक जी, देखिए हमारी जनता अभी ये जानना चाह रही है, आप ये सब विशेषणों का इस्तेमाल ना करें। हमारी जनता इस वक्त, अभी बजट खत्म हुआ है भाषण, हमारी जनता ये जानना चाह रही है कि मेरी जेब में ज्यादा पैसे आए, मेरे को नौकरी मिलने जा रही है, इकोनॉमी कुछ खुलेगी या नहीं खुलेगी, इस पर आइए। और मैं चाहूंगी अब सारे पैनलिस्ट नंबर दे, 10 में से कितने नंबर देंगे योगेंद्र जी, बिगनिंग विद यू अगेन। मैं 8 नंबर देना चाहूंगा इसे। गौरव जी 6 नंबर देना चाहूंगा मैं इसको। 10 में से 6, मतलब बेरली पासिंग मार्क्स। रविंद्र जी आप कितने नंबर देंगे इस बजट को? 7 नंबर देंगे। शिवम जी आप कितने देंगे? मैं तो सकारात्मक आदमी 10 में से 10 देना चाहूंगा अपनी सरकार को। 10 में से 10 देंगे, मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मोदी जी का सपना, न्यू इंडिया का सपना बस हो ही गया। देखिए आंचल, इस आप इस बात को समझिए, आप और दूरगामी सोच सोचिए। आप किस प्रकार से जो 1% का सेस लगाया गया उसकी मानसिकता क्या है, ताकि देश के अंदर ई व्हीकल को बढ़ाया जा सके। इट इज नॉट कि भी हमने केवल बढ़ाने के माध्यम 200 रुपए लीटर कर दीजिए। एक बात बताइए, एक बात बताइए, नहीं 500 रुपए लीटर कर दीजिए, हम अच्छा। कर देंगे लोग गाड़ी अच्छा चलाना। पहले नंबर दे देते हैं। एक मिनट शिवम जी, नहीं, पेट्रोल डीजल पे मैं आऊंगी, पेट्रोल डीजल पे मैं आऊंगी। मिशा महिला वित्त मंत्री थी और महिला आप भी हैं, आपके लिए इस बजट में क्या था, कितने नंबर देंगी निर्मला जी को? देखिए मैं वाकई वही हूँ जो कंज्यूमर है और जो पे भी करता है, टैक्स पेयर भी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ क्रांतिकारी हुआ है जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अनाउंस किया था। तो हमें लगता था कि कुछ मेजर चेंजेस होंगे। मैं अपने आप को आम आदमी की कैटेगरी का समझती हूँ, तो आम आदमी के लिए जब कोई फेरबदल नहीं हुआ तो मुझे लगा कि ठीक है अमीरों के लिए टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, लेकिन आम आदमी वहीं का वहीं नजर आ रहा है। तो मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि अभी डिटेल आएगी तो कुछ और समझ में बिल्कुल, आएगा। मैं भी महिला हूं और मैं सुबह यही कह रही थी कि मुझे एक फ्रिज खरीदना था, मैं ये सोच रही थी दाम घटेंगे या नहीं घटेंगे, लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। Exactly. और मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी जेब में ज्यादा पैसा आने वाला है। विजय कौशिक जी आप कितने नंबर देंगे, पहले ये बता दीजिए। देखिए मेरे देखने का नजरिया अलग है, क्योंकि एक राजा को वरदान मिला कि वो जिस चीज को हाथ लगाता था सोने की हो जाती थी, उसकी बेटी भी सोने की हो गई। मिडास। तो इस सरकार का जो नजरिया है वो यही है। मैं ये कहता हूं कि आज हमारे देश के लोगों की स्थिति है कि हैप्पी इंडेक्स में 156वां नंबर है। मुझे लगता है 200-300 क्रॉस कर जाएंगे। लोग बड़े बड़े इंजीनियर आत्महत्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत जो माहौल है, सरकार को देखिए वो छद्म राष्ट्रवाद मिला। प्लीज देखिए राष्ट्रवाद के नाम पर तो कोई भी जान देने के लिए तैयार हो जाएगा ना जी। आज बताइए नेगेटिविटी की बात मत कीजिए, मुझे ये बताइए विजय कौशिक आप कितने देंगे? और एक बड़ी खबर लेंगे अब विजय कौशिक जी, मुझे लगता है सेंसेक्स भी लपक लिया। आप जो बात कह रहे थे, सेंसेक्स शेयर बाजार 40,000 को पार कर गया था, एक रिकॉर्ड स्तर पर वो खुला था, लेकिन 320 के करीब अंक लुढ़क गया है। ये अभी की खबर है और हम टैक्स प्रपोजल अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। 0 से 5 लाख जिसकी इनकम है, सालाना आमदनी यानी कि 5 लाख तक की है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 5 लाख से 1,000 भी अगर ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बाकी के टैक्स स्लैब्स हैं वो लगभग अब सेम ही है। 6 लाख की सालाना आमदनी का जैसे हमने आपको एक राउंड फिगर करके दिया हुआ है, पहले आपको 33,800 रुपए देने पड़ते थे, अब भी आपको 33,800 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह जो 5 लाख से 10 लाख का जो स्लैब है वो 20% रहने वाला है, 10 लाख से अबव का जो स्लैब है वो 30% रहने वाला है। ये जरूर है कि जो लोग सालाना जो कमाते हैं वो 2 करोड़ से 5 करोड़ जो कमाते थे उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। उसको सेस समझ लीजिए, सरचार्ज समझ लीजिए। सरचार्ज शब्द का प्रयोग किया था वित्त मंत्री ने। 3% हमें ब्लूप्रिंट पढ़ना होगा जब टैक्स पेपर्स आएंगे। और साथ ही साथ जो 5 करोड़ से अबव है वो 7% की बात की गई है। तो हम आपको ये एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आम आदमी हैं हमारी तरह और आज इंतजार कर रहे थे कि कोई एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिलेगी, तो ज्यादा कुछ अभी तक हमारे हाथ में लगता हुआ नहीं मिल रहा है। लेकिन यह जरूर है कि होम लोन जिनका है उनको कहीं ना कहीं थोड़े से बेनिफिट जरूर दिए गए हैं, ये बिल्कुल साफ है। और खास तौर से अमीरों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ है। विजय कौशिक जी नहीं बताया आपने, शिवम यहां पर 10 में से 10 दे रहे हैं। आप निर्मला सीतारमण के इस बजट को कितने अंक देंगे 10 में से? मैंने आपको बताया ना जी, लोग जिस हिसाब से परेशान हैं, लोगों के गुजारे नहीं हो पा रहे, लोग बचत नहीं कर पा रहे, उस स्थिति में
सरकार ने आप आम लोगों आदमी में को शुमार राहत है देने तो का दे कोई दीजिए काम ना नहीं नंबर। किया है। आप उल्टा नंबर पेट्रोल दीजिए। डीजल पर 1 रुपया और बढ़ा दिया। विजय जी नंबर दीजिए। नंबर मैं तो कह रहा हूँ 10 में से 0 नंबर है मेरी तरफ अच्छा से। ठीक है, चलिए 10 में से 0। देश की जनता ही खुश नहीं चलिए है, देखिए, दुखी है। एक 10 में से 10 दे रहा है, एक 10 में से 0 दे रहा है। मुझे लग रहा है दोनों ही देखिए दोनों एक्सट्रीम लग रहे हैं। दोनों ही रियलिटी से परे हैं। Exactly. देखिए क्या फायदा है? नहीं तो एक बात बताइए ना, निर्मला सीतारमण के पास इतना एल्बो रूम था कि जितने बड़े गेम चेंजिंग प्रपोजल से वो ला सके। आप उसको क्रिटिसाइज करिए तो सोच समझ के क्रिटिसाइज करिए ना। 10 में से 0 भी गलत है और शिवम के 10 में से 10 भी गलत है। शिवम 10 में से 10 आपने दिए हैं, थोड़ा क्या सोच के दे रहे हैं? मुझे ये बताइए अभी जो हालात है, जॉब्स सबसे बड़ा क्राइसिस, ठीक है, फार्म सबसे बड़ा क्राइसिस, हर आधे घंटे में किसान इस देश में आत्महत्या कर रहा है। उसके लिए क्या इस बजट प्रपोजल में खास किया है? योगी आदित्यनाथ कुछ कहने पहले सुन रहे थे। के नेतृत्व में इस लक्ष्य को मात्र 5 वर्ष में हासिल किया गया। जो आर्थिक सुधार देश के अंदर हुए, देश के समग्र विकास की जो रूपरेखा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर विगत 5 वर्षों के अंदर देखने को मिली, इस बजट में एक बार पूरी समग्रता के साथ उन अपेक्षा और आकांक्षाओं की एक झलक हम सबको देखने को मिल रही है। बहुत शानदार योजनाएं, खासतौर पर यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, तब इस देश में हर परिवार के पास अपना मकान होगा। 1,95,00,000 लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य, हर परिवार के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य, हर परिवार को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन और विद्युतीकरण की योजना से युक्त करने का लक्ष्य, हर परिवार के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन, पूरे देश के लिए 1 पावर ग्रिड, 1 नेशन 1 ग्रिड की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य, देश के 3 करोड़ उन उद्यमियों के लिए जो ठेला है, खोमचा है, रेहड़ी है, यानी उन सभी लोगों के लिए भी पेंशन की एक स्कीम को लेके आना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दायरे को बढ़ाने का कार्य करना और 2024 तक हर घर नल किस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा होना यह अभिनंदनीय है। देश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला यह बजट अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं इस शानदार बजट के लिए। उनके मार्गदर्शन में यह बजट आज प्रस्तुत हुआ है और नए भारत का एक नया और समर्थ भारत और सशक्त एक शक्तिशाली भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट और आजादी के बाद फुल टाइम महिला वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत यह बजट भारत के सभी हितों को संवर्धित करने वाला बजट है। मैं इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से बधाई देता हूं। तो योगी आदित्यनाथ को सुना, स्वागत कर रहे हैं इस बजट का और कह रहे हैं कि बिल्कुल गेम चेंजिंग बजट रहेगा। हमारे साथ गौरव अग्रवाल लगातार जुड़े हुए हैं। इस बजट के अंदर एक चीज जो मुख्य पहलू ये भी है कि क्योंकि इकोनॉमी में पैसे की कमी है, तो हम ये सोच रहे थे कि किस तरह से पैसे को इन्फ्यूज किया जाएगा कि एक साइकिल डेवलप हो, कंजम्पशन, लोग ज्यादा पैसा खर्च करें, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, सेविंग ज्यादा हो। उसके लिए 70,000 करोड़ का जो बैंकों को अतिरिक्त क्रेडिट देने का बूस्टर डोज दिया गया है, क्या अपने आप में ये सफिशिएंट है? मेरे हिसाब से जो 70,000 करोड़ रुपए बैंकों को दिए हैं, एक बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि आज बैंकों को जो मंदी के दौर में गुजर रहे हैं, जो एनपीएस के दौर से गुजर रहे हैं, उनको एक बूस्टर डोज चाहिए थी ताकि वो सफिशिएंट कैपिटल हो और आगे लोन दे दें। जब ये बैंक लोन देंगे कॉर्पोरेट्स को तो वो एक्सपेंशन करेंगे, उससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और जो सबसे बड़ा एक चेंज जो अभी आया, इसका मतलब एक मुहावरा है हिंदी में कि कब नौमन तेल होगा कब राधा नाचेगी। इसका जो इफेक्ट होता है वो आते आते इकोनॉमी में कितना वक्त लगेगा? 70,000 करोड़ क्या अपने आप में सफिशिएंट इस स्टेज पर है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम सुबह से यही बात कर रहे हैं कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है कहीं से लाके फंड्स दे देंगे। अल्टीमेटली एक शॉर्ट टर्म बजट होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। मैं इसको एज ए लॉन्ग टर्म बजट देखता हूं, क्योंकि इसके अंदर सरकार ने
काफी ऐसी बातें करी हैं जिससे आगे हमारे इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम छोटे प्रस्तावों की तरफ जाएंगे जहां पर हमें 10-20 हजार रुपये अगर किसी को छूट दे दी गई तो उससे हम खुश जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी को वो आगे तक ले जाएगा। लेकिन जो सरकार ने इसके अंदर बजट में प्रपोजल्स दिए हैं, मेरे को लगता है इससे हमारे व्यापार को जरूर बढ़ोतरी मिलेगी। क्योंकि अभी जो योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, योगेंद्र जी क्विकली कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बजट जो है, अगर हम इसको ऑन ग्राउंड रियलिटीज देखें तो गवर्नमेंट का जो फोकस था कि लेस गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके ऊपर जो फोकस है उसके आज उन्होंने उसको एस्टेब्लिश करा है उस चीज को जो है इस तरीके से कि दे आर रेडी फॉर सेल ऑफ देयर एसेट्स। चाहे एयर इंडिया की बात है, उसमें वो एक स्ट्रेटेजिक वे में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। रेलवेज के अंदर जो है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो एक बहुत टाइम से लेकिन ये बातें मुझे बता दीजिए कि कौन से बजट में नहीं हुई है अभी तक। डिसइन्वेस्टमेंट, एयर इंडिया जो कि इट्स ब्लीडिंग रेड, पूरी हम सब पे असर डाल रहा है, उसका असर हो रहा है। BSNL अभी 2 दिन पहले अखबार में आया था 74,000 करोड़ उसमें इन्फ्यूज करने की बात है, लॉसेस की बात है। तो ये सारी की सारी डिसइन्वेस्टमेंट की बात तो हमेशा से होती है, ये तो हर बारी कहा जाता है डिसइन्वेस्ट करेंगे, बट क्या वो मुमकिन हो पाता है जमीन पर? लेने वाले है नहीं, खरीदने वाले हैं नहीं, तो डिसइन्वेस्ट क्या कीजिएगा? नहीं, देखिए, इसमें हमें एक चीज को और समझना है कि गवर्नमेंट की एक होता है इंटेंट, और अगर हम ये देखें कि ऑन ग्राउंड जो है क्या उनकी इंटेंट जो है वो वर्क कर रही है या नहीं। अगर हम मोदी गवर्नमेंट की फर्स्ट टर्म को देखें, इसमें 3 जो उन्होंने मेजर रिफॉर्म्स करे थे, चाहे डिमोनेटाइजेशन है, चाहे GST है या बैंक्रप्सी कोड, उसके रिजल्ट जो है अब ग्राउंड पे धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। तो माई पॉइंट इज कि अगर हम इसको ऑप्टिमिस्टिक वे में देखेंगे तो अब ये रिफॉर्मिस्ट बजट है आपके मुताबिक और उसी कोर्स को आगे बढ़ा रहा है। वैसे भी अगर उस हिसाब से देखा जाए, रैना साहब आपको मैं अब चर्चा में शामिल करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है इस बजट के बारे में कि रिफॉर्म की जरूरत थी और कोई चारा नहीं था और उसी पाथ के ऊपर अग्रसर है? शिवम, आप? निश्चित रूप से मैं तो आपको इसी बात में ये बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक ओवरहॉलिंग ऑफ द इकोनॉमी, कहीं ना कहीं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो बेसिकली बीजेपी का नारा रहा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात है। आपने कहा कि गरीबों का काम नहीं किया। अभी जैसे बोला ना 45 लाख तक के होम लोन्स पर जो राहत दी गई है, और कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट स्लैब है, जो इनकम का स्लैब है, 5 लाख तक की आय के लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया गया, वो स्लैब एस्टैब्लिश मेंटेन्ड है। आप कहें कि उसमें बेटरमेंट नहीं किया गया है, लेकिन उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया गया, इसको भी तो आप स्वीकार करिए। और कहीं ना कहीं जब देखिए देश आगे बढ़ता है, मतलब और ये अच्छे दिन और नहीं आने वाले, आगे बढ़ता है, मतलब अच्छे दिन और नहीं आने वाले, आप इन्हीं दिनों को अच्छा मान लीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप कल्पना करिए जब आप अपने, और मैं अपने निजी रूप से भी कहता हूँ, नहीं, पेट्रोल और डीजल के दाम आपने 1-1 रुपए बढ़ाए। आप बार बार मनमोहन सरकार को उस जमाने में कोसते थे। उस वक्त इंटरनेशनली प्रति बैरल $130 का दाम था, आपके टेन्योर के दौरान 40 तक पहुंच गया। इसके बावजूद आपने उसके बेनिफिट्स आम जनता को ट्रांसफर नहीं किए, आप करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ते रह गए। प्लस में जब $130 पहुंच गए थे तब 70। आपने अच्छा मुझे बताइए, आपको पैसे की जरूरत होती है, ब्राइट आइडिया यही है ना, चाहे वो राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आपके पास आइडिया यही होता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दीजिए, जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जो दिखता नहीं है लेकिन हम सब पर भारी पड़ता है। आप दो अलग नाव पे चल रही हैं। एक नाव हुई कि बेसिकली अगर इंटरनेशनली बैरल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसका रिफ्लेक्शन यहाँ आता है, ये नेचुरल है। इसके अंदर नहीं बढ़ते हैं तो आप बढ़ा देते हैं, जब कम होते हैं तब हमें बेनिफिट क्यों नहीं देते आप? ये सवाल है। नहीं, जब घटते हैं तो लगातार सरकार घटाती भी है, आप इसको कैसे डिनाई करेंगे? ये बात आप ये ऐतिहासिक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बात करें? आपको आंकड़े दिखा दें, आपको आंकड़े दिखा दें तो समझ में आ जाएगी। आंचल पिछले 5 साल के अंदर में अगर दाम बढ़े हैं तो उसी हिसाब से घटे भी हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। देश की जनता के लिए इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता जो आप कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पे 1 रुपए का जो लेटेस्ट से जो सेस बढ़ाया है, दाम बढ़ाने होते हैं तब आप 10 रुपए तक बढ़ाते चले जाते हैं, जब घटाने होते हैं तो 10 पैसा 20 पैसा इस तरह से घटाते हैं। देखिए, आप इंटेंशन पे जाइए, आप इस बात पे मत जाइए कि बढ़ाए हैं। बढ़ाने का इंटेंशन ये है इनकी देश के ज्यादा से ज्यादा देश की वित्त मंत्री को पूरी ढंग से सुन लिया था, शायद मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके साथ समस्या ये है, कांग्रेस पार्टी की समस्या ये हो गई है कि उन्होंने ढंग से सुनने की उनको आदत खत्म हो चुकी है। ना जनता की बात समझ में आती है, ना अपने सहयोगी की बात समझ में आती है। 1 रुपए सेस बढ़ाने का इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। वो क्या कह रही है, इंडस्ट्री की एक प्रतिक्रिया आ रही है, फिक्की से रिएक्शन आ रहे हैं, सुनते हैं।
in this budget, but clearly directionally right. I think we shouldn't ignore the women SHG's point. It's a very vibrant sector for India, the MFIs, the microfinance movement, and the fact that that gets attention in the budget is good and right. And I would just add the 51% redefinition to include government-owned entities. So I suspect LIC, SBI, etc. Their stakes also being considered within the 51 is significant. And the fact that government is even looking at below 51. These have been big asks for years as we looked at the disinvestment agenda, and I think it does provide for the retail participation in at least the healthy PSUs, which is an important step going forward. And I would just lastly say there are important announcements there on debt and debt participation, both in terms of the way government will raise money, but also the push towards the debt markets and enabling foreign investment there. There were very difficult gaps that had been placed, very difficult to monitor, and it's good that that is being reviewed. So two perspectives. I believe today one of the biggest story was the thrust on electric mobility. So that's good news, and I believe that this will sort of enable implementation of entire ecosystem of electric mobility. So that's motivating to hear. और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी पुलकित नागर और राज वर्मा इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। पुलकित नागर के साथ व्यापारी हैं। व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है इस बजट में कि उनको पेंशन की योजना दी जाएगी और साथ ही साथ उनको जो लोन लेने में वो भी आसानी होगी। अगर 1.5 करोड़ का मतलब उनका टर्नओवर है तो उनको आधार देखकर ही लोन दे दिया जाएगा और साथ ही साथ पेंशन बेनिफिट्स भी मिलेंगे। किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं पुलकित आपको स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स के? आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो पेंशन करीब 3 करोड़ लोगों को मिलेगी।